जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बेटे बड़े थे जो काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। छोटा बेटा बड़ा ही मरियल सा था, क्योंकि उसकी माँ का जब वह छोटा सा था तभी देहांत हो गया था, तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से वह मरियल सा रह गया था। सभी लोग उसे मर्तू कहकर बुलाते थे और उसके भाई तो मजाक में उसे मर्तू पहलवान ही कहकर बुलाते थे। कुछ समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। दोनों भाई तो बड़े थे, मर्तू पहलवान छोटा था, सो उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, अलग थलग कर दिया। एक मरियल सी भैंस बस उसके हिस्से में कर दी, बाकी सारी जमीन जायदाद दोनों भाइयों ने कब्जा ली थी। मर्तू बेचारा कुछ न बोल पाया और उस भैंस के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोनों भाइयों की अब शादी भी हो चुकी थी। दोनों की सुंदर सुंदर पत्नियां घर में घर गृहस्थी संभाल रही थी। दोनों भाई बड़े ही खुश थे, पर मर्तू की जिंदगी में तो कोई खुशी ही नहीं थी। मर्तू ने भी सोचा कि तेरा भला सोचने वाला अब कोई नहीं है, सो तुझे अपना भला बुरा खुद ही सोचना पड़ेगा। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, उनके घर में सुंदर सुंदर पत्नियां आ गई हैं। शादी की उम्र तो मेरी भी हो चुकी है, पर मेरी शादी भला कौन करवाएगा, कौन मेरे लिए लड़की ढूंढ कर लाएगा। यह सोचकर मर्तू ने अपने मन को मजबूत कर लिया कि मुझे अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, खुद ही अपनी शादी करवानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत भी होगी। इसलिए मर्तू ने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी। वह जमींदार के खेतों में खूब जी तोड़कर मेहनत करने लगा। शाम को अपनी भैंस को उधर से उधर चरा कर लेकर आता, उसका भी दूध वह बेच देता। इस तरह मर्तू ने काफ़ी सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब उसने अपनी पत्नी होने वाली पत्नी के लिए गहने और दुल्हन का जोड़ा और बाकी कपड़े भी खरीद लिए थे। बस उसके मन में रात दिन शादी करने का भूत सवार रहता। एक दिन मर्तू ने सुना कि गांव में रहने वाले एक अमीर पठान की बेहद ही खूबसूरत लड़की का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया है। रस्मों रिवाज के अनुसार पठान ने अपनी लड़की को कब्रिस्तान में दबाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मर्तू पहलवान ने जब यह सुना तो उसके कुराफाती दिमाग में एक योजना बनने लगी। उसने पैसे देकर 4 कहार अपने साथ कर लिए और उनसे कहा, भाइयों, तुम्हें डोली उठानी है, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। दुल्हन बड़ी ही सुंदर है, सो तुम्हें आज रात ही मेरे साथ चलना होगा मेरी ससुराल। कहार तैयार हो गए। कहारों को लेकर मर्तू पहलवान कब्रिस्तान में जा पहुंचा। कब्रिस्तान में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। मर्तू ने उस पठान की लड़की की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहारों से कहा, इस कब्र को खोदो। कब्र खोदने की बात सुनकर कहार बड़े ही हैरान हुए, पर उन्हें पैसे जो मिले थे सो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कब्र खोदते रहे। कब्र खोदकर उन्होंने उस लड़की को बाहर निकाल लिया। मर्तू ने उसे दुल्हन के कपड़े और जेवर पहनाए और उसे दुल्हन की तरह सजा दिया। दुल्हन की तरह सजने के बाद वह मृत लड़की ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई बड़ी प्यारी सी दुल्हन सो रही हो। फिर उसे कहारों की मदद से डोली में बिठाया तो वो ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन ससुराल से विदा होकर जा रही है। उसके बाद मर्तू पहलवान ने भी दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर पालकी के आगे आगे चलने लगा। कहारों के साथ साथ ही उसने बाजे बजाने वालों को भी बुला लिया था। गाजे बाजे के साथ ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बारात निकल कर जा रही हो। मर्तू की बारात एक नगर से होकर गुजरी। उस नगर में एक गांव में सुबह सुबह जब उसकी बारात पहुंची तो उस गांव के सेठ की बेटी अपनी सहेलियों के साथ सुबह की सैर के लिए खेतों पर निकली थी। जब उसने इस सजीली सी बारात को देखा तो उसके मन में दुल्हन को देखने की इच्छा प्रकट हुई। उसने अपनी सहेलियों से कहा, अरे बहनों, ये जो डोली में बैठकर जा रही है ना दुल्हन, मुझे इसे देखना है। दूल्हा तो मैंने देख लिया, बिल्कुल मर्तल सा है। मुझे दुल्हन को देखना है कि दुल्हन कैसी है। उसकी सहेलियों ने कहा, छोड़ो भी, बारात दूर है, जाने दो, हम क्या जाने किसकी बारात है, कहाँ से आई है। पर सेठ की लड़की ने तो जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे दुल्हन को देखना है। इतना कह सेठ की बेटी घोड़े के आगे खड़ी हो गई और मर्तू से कहने लगी, मुझे तुम्हारी दुल्हन को देखना है, एक बार डोली का पल्लू हटाकर मुझे अपनी दुल्हन दिखा दो। मर्तू ने इस पर कहा, नहीं, मैं अपनी दुल्हन किसी को नहीं दिखाऊंगा।
यह सब देखकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी वहां पर माजरा क्या हुआ है यह जानने के लिए आ गए। सबने जब बात सुनी तो मर्तू से कहा, जब हमारी सेठानी दुल्हन देखने के लिए कह रही है तो दिखा दो, इसमें क्या हर्ज है। तो मर्तू ने कहा, ना भाई ना, मेरी दुल्हन फूलों के जैसी नाजुक है, हवा के झोंके से भी मर जाएगी, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा। गांव वाले इस बात का मजाक उड़ाने लग गए और अब तो सेठ की बेटी ने जिद पकड़ ली कि मैं भी तो देखूं ऐसी कैसी नाजुक दुल्हन है जो हवा के झोंके से भी मर जाएगी। इतना कहकर उसने डोली का पर्दा हटा दिया। जैसे ही डोली का पर्दा हटा, दुल्हन धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अरे ये तो सच्ची में मर गई, इतनी नाजुक दुल्हन। अचानक ही सेठ की बेटी के मुंह से जब मर्तू ने यह सुना तो वह अपनी दुल्हन को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। गांव के लोग भी सख्ते में आ गए। अब मर्तू उन्हें सुना सुना कर कह रहा था, जैसी मेरी दुल्हन है मुझे अब ऐसी ही दुल्हन चाहिए। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी दुल्हन को मार डाला। मैंने लाख मना किया था कि डोली का पर्दा मत हटाओ, पर तुम लोग नहीं माने। अब मुझे ऐसी ही दुल्हन चाहिए, मेरी दुल्हन मुझे वापस करो, नहीं तो मैं इस नगर के राजा के पास अपनी फरियाद लेकर जाऊंगा। राजा का नाम सुनते ही गांव वाले घबरा गए। उन्होंने मर्तू से कहा, अरे भाई आप रो मत, आप हमारे गांव में जिस लड़की से कहोगे उस लड़की से तुम्हारा विवाह करा देंगे। गांव में एक से एक सुंदर लड़की है। मर्तू ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और उठकर खड़ा हो गया और सेठ की लड़की की तरफ उंगली करके बोला, मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि इसी की वजह से मेरे दुल्हन की जान गई है। यह खबर सेठ के पास भी पहुंचाई गई। अब सेठ भी बेचारा क्या करे, अब मर्तू के नुकसान की भरपाई तो करनी ही थी। उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तुम इससे विवाह कर लो, नहीं तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी, क्योंकि यह फिर राजा से शिकायत करेगा और राजा पूरे गांव को बख्शेगा नहीं। सेठ की बेटी ने भी इसे नियति मानकर अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और मर्तू के साथ सेठ की बेटी का विवाह हो गया। सेठ ने अपनी बेटी को विदा करते समय खूब रुपया पैसा और जेवर देकर विदा किया। मर्तू 2 डोलियों के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गांव के बाहर जब कब्रिस्तान आया तो मर्तू ने उस पठान की लड़की को उसकी कब्र में वापस दफना दिया और उसकी डोली वाले कहारों को थोड़े से रुपए पैसे देकर हमेशा के लिए मुंह बंद रखने के लिए कहकर उन्हें वहां से रफा दफा कर दिया। फिर वह सेठ की बेटी की डोली लेकर अपने घर जा पहुंचा। लोगों ने जब देखा कि मर्तू तो ब्याह कर कर ले आया है और चांद सी दुल्हन लाया है, साक्षात ऐसी जैसी कि देवलोक से कोई अप्सरा धरती पर पधारी हो, सारे गांव में हड़कंप सा मच गया। सब लोग मर्तू की दुल्हन को देखने आने लगे। उड़ते उड़ते यह खबर मर्तू के दोनों भाइयों के कान में भी जा पहुंची। वे भी मर्तू की दुल्हन को देखने मर्तू के घर आए। मर्तू की दुल्हन को देखते ही बड़े भाई के मुंह से निकला, इस लंगूर को इतनी सुंदर हूर कैसे मिल गई। छोटे भाई ने कहा, अरे भाई अंधे के हाथ बटेर लग गया। दोनों के मुंह से लार टपकने लगी। मर्तू से उन्होंने एकांत में ले जाकर पूछा, अरे मर्तू तुम्हें इतनी सुंदर दुल्हन कहाँ से मिली? तुम्हारे तो ब्याह के भी टोटे हो रहे थे, फिर इतनी सुंदर दुल्हन कहाँ से ब्याह कर ले आए? तो मर्तू ने पठान की लड़की को कब्र से निकालकर दुल्हन बनाने तक की सारी सच्चाई अपने भाइयों को बता दी, पर आगे की बात छुपा ली। आगे की बात उसने अपने तरीके से बताई और कहा, मेरे भाइयों, मैंने पठान की मरी हुई लड़की को कब्र से निकाला, सजा धजा कर अपने घोड़े पर बिठाया और नगर के अंतिम छोर पर जो गांव है वहां ले जाकर सुबह सुबह गांव में आवाज लगाई कि मरी हुई ले लो और जिंदी दे दो। असल में बात यह है कि उस गांव के लोगों को पुरानी चीज़ों से और सड़ी गली चीज़ों से बड़ा प्यार है। वे अच्छी खासी भली चीज़ों के बदले सड़ी गली चीज़ों को भी खरीद लेते हैं। सो मैंने वहां जाकर आवाज़ लगाई कि मरी ले लो, जिंदी दे दो। तो उन्होंने वह मरी हुई लड़की ले ली और जिंदी लड़की मुझे दे दी। बस मैं इसे ब्याह कर ले आया। भाइयों ने जब यह सुना तो उनके मन में भी सुंदर सी दुल्हन लाने की लालसा जगने लगी। हालांकि उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थी, पर जब से उन्होंने मर्तू की दुल्हन को देखा था तब से उनकी भूख प्यास उड़ी हुई थी। उन्हें अब अपनी पत्नियों का रोज रोज वही चेहरा देखकर अब उबासी आने लगी थी। उन्हें अब ऐसे लगता कि रोज रोज की बासी रोटी खाकर हम बोर हो रहे हैं, अब हमें नई खीर का स्वाद चखना चाहिए। हवस में अंधे होकर दोनों भाइयों ने एक खतरनाक साजिश को अंजाम दे दिया। दोनों ने रात को अपनी पत्नियों को जान से मार डाला
और सुबह अंधेरे ही उन्हें दुल्हन की तरह सजाकर घोड़े पर रखकर मर्तू के बताए हुए गांव में जा पहुंचे और वहां सुबह सुबह ही आवाज लगाने लगे, मरी ले लो जिंदी दे दो, मरी ले लो जिंदी दे दो। गांव के लोग अभी सो कर ही उठे थे और सुबह सुबह इस तरह मनहूसियत की बातें करते हुए दो युवकों को देखा तो उन्हें उन पर बड़ा ही क्रोध आया। पर जब उन्होंने देखा कि वह मरी हुई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए हैं और उनके बदले में जिंदी लड़कियां मांग रहे हैं तो अब तो उनके क्रोध की कोई सीमा ही ना रही। गांव वालों ने लाठी डंडे से उन्हें अधमरा कर दिया। दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। अपनी मरी हुई पत्नियों को भी वो उस गांव में ही छोड़ आए जिनका गांव वालों ने बाद में अंतिम संस्कार कर दिया था। दोनों भाई किसी तरह जान बचाकर अपने घर में जा दुबके और अब तो वह मर्तू से इतनी नफरत करने लगे कि मर्तू की वजह से हमारी पत्नियां भी हमारे हाथ से चली गई और हमें नई सुंदर पत्नियां भी नहीं। इस मर्तू के बच्चे ने हमें बुरा फंसा दिया। यह सोचकर दोनों भाई उससे बदला लेने की सोचने लगे। पर जब भी वह कोई ऐसी कुराफात करते मर्तू किसी न किसी तरह से उनकी काट करके हमेशा बच जाता। दोनों भाई अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। इधर मर्तू अब सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। उसके ससुर ने जो रुपए पैसे उसे दिए थे उससे उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया था और अब वह उस पर खेती बाड़ी करने लगा। मर्तू की पत्नी भी बड़ी संस्कारी थी। उसे कतई भी यह न लगता कि तेरा पति तेरे लायक नहीं है। वह बस अपने पति की दिन रात सेवा करती और उसे खूब प्यार करती। मर्तू सुबह उठकर अपनी मरियल सी भैंस को लेकर खेत पर चला जाता। उसे वहीं खेत में मैदान में चरने के लिए छोड़ देता और खुद अपने खेतों में काम करने लग जाता। दोपहर बाद उसकी पत्नी उसके लिए खेत पर ही खाना ले आती। दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठकर प्रेम पूर्वक खाना खाते। एक दिन मर्तू ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी 40-45 गाय भैंसों को उसी के खेत के पास मैदान में बैठकर चरा रहा है और उसके लिए दोपहर में कोई भोजन भी लेकर नहीं आता। वह पेड़ों से पत्ते तोड़कर ही खाता है। मर्तू को उस पर बड़ी दया आई। एक दिन मर्तू उसके पास जा पहुंचा और उसे प्रणाम करके उसके पास बैठ गया और बोला, काका, मैं रोज देखता हूँ तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए कोई खाना लेकर नहीं आता। यह सुनकर वह बूढ़ा बड़ा परेशान हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी पत्नी को गुजरे हुए बरसों हो गए। 2 बेटे थे, दोनों परदेश में जाकर बस गए। कोई खोज खबर नहीं लेता। अब मेरे पास ये 40-45 पशु हैं। घर में वैसे किसी चीज की कमी नहीं है, पर मेरे बेटे, मेरा अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। सुबह सवेरे बासी मुंह इन गाय भैंसों को चराने के लिए इस मैदान में लेकर आता हूँ और यहीं पेड़ों से पत्ते खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। शाम को जब घर जाता हूँ तो अपने हाथ से जो भी रूखा सूखा बन पड़ता है वही खाकर सो जाता हूँ। इतना कहकर बूढ़े ने अपनी आंखों से आंसू पूछे। मर्तू ने बूढ़े से कहा, बाबा, आप पेड़ों से पत्ते तोड़कर ना खाएं। मेरी पत्नी रोज भोजन लेकर आती है, सो आप भी उसी में से थोड़ा सा भोजन खा लिया करो। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। मर्तू की पत्नी और वह बूढ़ा प्रेम पूर्वक एक जगह बैठकर खाना खाते थे। एक दिन बूढ़े ने मर्तू से कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मर्तू उस बूढ़े के साथ उसके घर चला गया। बूढ़े ने अपना घर दिखाया। वास्तव में उसका घर बड़ा ही सुंदर और आलीशान बना हुआ था। रुपए पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसने मर्तू से कहा, बेटा, जिस दिन मैं गाय भैंसों को चराने ना आऊँ, तुम समझ लेना कि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद यह जमीन जायदाद पशु सब तुम्हारे हैं, तुम इन्हें ले जाना। मर्तू ने कहा, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही सुखपूर्वक बीतते रहे। अंत में एक दिन बूढ़ा गाय भैंस चराने के लिए नहीं आया तो मर्तू ने उसके घर जाकर देखा तो बूढ़े के तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह एक चरपाई पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसका दम निकल चुका था। अब मर्तू और मर्तू की पत्नी ने उसका बड़े अच्छे से अंतिम संस्कार किया। सारे रीति रिवाज बूढ़े के पूरे किए। उसके बाद उसकी 40-45 गाय भैंसों को लेकर वह अपने घर आ गया। जो भी रुपए पैसे बूढ़े के घर में थे वह भी मर्तू अपने घर ले आया। जब मर्तू गाय भैंसों को हाँक कर ला रहा था तो उसके दोनों भाइयों ने उसे आते हुए देख लिया और वे मर्तू के पास जाकर
अचंबे से बोले, अरे मर्तू पहलवान, इतनी गाय भैंसे तुझे कहाँ से मिल गई? बता जल्दी, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया? मर्तू हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, अरे नहीं भैया, यह तो मुझे नदी के देवता ने भेंट की हैं। नदी के देवता ने तुझे 40-45 गाय भैंसे भेंट की हैं। हमें यकीन नहीं होता, सच सच बता, नहीं तो नगर कोतवाल से तेरी शिकायत कर देंगे। सुनकर मर्तू बोला, अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह सवेरे मैं अपनी मरियल सी भैंस को लेकर खेतों की तरफ जा रहा था, सो नदी के किनारे से निकला तो नदी के देवता ने मुझे आवाज लगाई और कहा, मर्तू पहलवान, मेरे पास मेरे अंदर बहुत सारी गाय भैंसे और हीरे जवाहरात हैं, जितने चाहो ले जाओ। भैया, मुझसे तो 40-45 गाय भैंस ही हाँकी गई, तो मैं इतनी ही लेकर आ गया। फिर मर्तू ने धीरे से वो थैली खोलकर दिखाई जिसमें रुपए पैसे रखे थे और बोला, देखो, ये रुपए पैसे भी मुझे नदी से ही मिले हैं। यह सुनकर तो उसके दोनों भाइयों के मन में लालच आ गया। उन्होंने मर्तू की खुशामद करते हुए कहा, मर्तू, हमें भी कुछ गाय भैंसे दिलवा देना नदी के देवता से। तो मर्तू ने कहा, ठीक है भैया, कल तैयार रहना और कुछ रस्सियां भी तैयार रखना जिनसे पशुओं को बांध कर ला सको। उनकी यह बात एक कुम्हारी सुन रही थी। उसने कहा, अरे मर्तू बेटा, कुछ गाय भैंस मेरे बेटे को भी दिलवा दो, देख हम किस तरह से गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। तो मर्तू ने उस कुम्हारी से भी कहा, ठीक है माई, कल अपने बेटे को भी मेरे साथ नदी में भेज देना, वो भी 2-4 गाय भैंस हाँक कर ले आएगा। बूढ़ी कुम्हारी खुश होते हुए अपने घर चली गई और अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दिया कि कल मर्तू के साथ जाकर नदी के देवता से गाय भैंस लेकर आनी है। सुबह सवेरे ही कुम्हारी का बेटा और मर्तू के दोनों भाई मर्तू के घर पहुंच गए। उनके हाथ में ढेरों रस्सियां थी। मर्तू उन सबको लेकर नदी पर पहुंचा। दोनों भाई मन में सोचते जा रहे थे कि ये तो मूर्ख है, 40-45 ही गाय भैंस लाया है, मैं तो पूरी 100 भैंसे लाऊंगा। उधर कुम्हारी का बेटा भी सोच रहा था, मैं भी 50-60 भैंसे लेकर आऊंगा। मर्तू पहलवान ने उन सभी को नाव में बिठाया और बीच धार में ले जाकर बोला, देखो भाइयों, यहीं पर मुझे नदी के देवता मिले थे। आज पता नहीं किसी कारणवश वह बाहर नहीं आ पाए हैं। तुम सब लोग ही अंदर चले जाओ और जितनी हो सके उतनी गाय भैंस और हीरे जवाहरात बटोर कर ले आओ। तीनों ने पानी में छलांग लगा दी और थोड़ी ही देर में डुबकियां खाते हुए वो डूबते हुए चले गए। दूर खड़ी कुम्हारी भी उन्हें डूबते हुए देख रही थी। उसने चिल्लाकर मर्तू से कहा, अरे मर्तू पहलवान, ये तो डूब रहे हैं। उसने कहा, बुढ़िया माई, ये डूब नहीं रहे, ये हीरे जवाहरात खोज रहे हैं। बुढ़िया बड़ी खुश हुई। मर्तू बोला, चलो माई, जब हीरे जवाहरात इन्हें मिल जाएंगे और गाय भैंस, तो ये घर वापिस आ जाएंगे अपने आप। बुढ़िया लाखों आशीष देते हुए मर्तू को अपने घर चली गई। मर्तू ने भी अपने जल्लाद भाइयों से अपना पीछा छुड़ा लिया था, नहीं तो एक न एक दिन वो मर्तू को मार ही डालते। 2 दिन बाद बुढ़िया मर्तू के पास फिर आई और बोली, बेटा, मेरा बेटा 2 दिन से अभी तक घर नहीं आया, तो एक बार नदी पर जाकर देखा कि गाय भैंसे लेकर आ रहा है कि नहीं। मर्तू बोला, अरे माई, मैं अभी वहीं से चला आ रहा हूँ, मुझे तेरा बेटा दिखाई दिया था। मैंने उससे कहा भी कि काकी तेरे लिए बड़ी परेशान हो रही है, जितनी गाय भैंसे मिली हैं लेकर आ जा। तो उसने मुझसे कहा, अरे भैया, पूरा जीवन गरीबी में काट दिया, यहाँ बड़ी शांति से हूँ, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़े मज़े ले रहा हूँ। माई को कह देना अब मैं वापस नहीं आऊँगा। बूढ़ी माई ने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, चलो ठीक है बेटा, यहाँ तो वह चरस गांजा ही पीता था, गरीबी में पूरा जीवन गुजर गया, वहाँ थोड़ी सुख शांति से जीवन गुजार लेगा। यह कहकर बुढ़िया आंसू पूछते हुए अपने घर जाने लगी। तो मर्तू ने आवाज़ देकर उसे रोका, अरे माई, अगर तू चाहे तो जीवन भर मेरे साथ रह ले, मेरे घर में तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वैसे भी मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे देखभाल की बड़ी ही ज़रूरत है, और तू तो जानती ही है कि मेरे तो न माँ है न बाप है। तू मेरे साथ रह ले मेरी माई बनकर, मैं तेरा बेटा बनकर तेरी सेवा करूँगा। यह सुनकर बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई और मर्तू के साथ उसके घर आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद मर्तू की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बुढ़िया माई पोता पाकर निहाल हो गई। वैसे भी उस बेटे के साथ तो जीवन नरक ही था। रोजाना चरस गांजा पीकर अपनी माँ को खूब गालियां देता था। बुढ़िया अपने बेटे की तरफ से भी आश्वस्त हो गई और उसे भी एक अच्छा परिवार मिल गया था जो कि उसकी खूब सेवा करता और खूब देखभाल करता। इस तरह मर्तू ने अपनी जिंदगी को संवार लिया था, एक सुंदर पत्नी
और अपने लिए उसे माँ भी मिल गई थी और एक सुंदर हष्ट-पुष्ट पुत्र भी पैदा हो गया था और अपने जालिम भाइयों से उसने छुटकारा भी पा लिया था। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। राधे राधे।